एक गांव में राजेंद्र अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा बेटा था मुकुल। राजेंद्र की दूध की एक दुकान थी। उसके घर में 2 गाय थी जिनका दूध निकालकर वह दुकान पर बेचता था। एक दिन मुकुल ने कहा, पिताजी, नया साल आने वाला है, मुझे नए साल पर नए कपड़े चाहिए और आपने कहा था हम घूमने चलेंगे। तब राजेंद्र ने कहा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। मैं तेरे लिए मिठाई ला दूंगा, शाम को मिठाई खाकर नया साल मना लेंगे। तभी मुकुल गुस्सा होकर बोला, पिताजी, आप हर साल ऐसे ही कहते हो। हमारे घर के पास एक लड़का रहता है पारस, उसके पापा उसे नए नए कपड़े लाकर देते हैं और घुमाने भी लेकर जाते हैं। उसके पास इतने सारे कपड़े हैं, मेरे पास एक भी नया कपड़ा नहीं है। ये कहकर वह रोने लगा। तब सुधा ने कहा, आप इस बार बच्चे का मन रखने के लिए इसे घुमा लाइए और मुझे कुछ सस्ता सा कपड़ा ला दीजिए। मैं इसके लिए अच्छे से कपड़े घर में ही सिल दूंगी। राजेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं कल ही कपड़ा ला दूंगा। नए साल से पहले सुधा ने बेटे के लिए नए कपड़े बना दिए। नए साल वाले दिन राजेंद्र ने सुबह मुकुल से कहा, बेटा, आज जल्दी उठकर तैयार हो जाना, मैं दूध देकर आता हूँ। उसके बाद सब घूमने चलेंगे। राजेंद्र दूध देने चला गया। मुकुल तैयार होकर अपने पिताजी का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद राजेंद्र वापस आया और तीनों घूमने चल देते हैं। वे एक बाग में पहुंच जाते हैं। वहां उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम मोहन था। मोहन मुकुल से कहता है, मेरे साथ खेलोगे? मुकुल मोहन के साथ खेलने लगता है। उस दिन बहुत सर्दी थी। मुकुल को ठंड लगती है। तब मोहन कहता है, तुम मेरा कोट पहन लो, मैंने तो स्वेटर भी पहन रखा है, तुम ये पहन लो। मुकुल कोट पहनकर मोहन के साथ खेलने लगता है। तभी मोहन की माँ आ जाती है और मुकुल को डांटते हुए कहती है, तूने मेरे बेटे का कोट कैसे लिया? मोहन ने कहा, माँ, मैंने ही इसे दिया है, यह ठंड से कांप रहा था। मोहन की माँ कहती है, ये गरीब लोग ऐसे ही बहाना बनाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। यह सुनकर राजेंद्र और सुधा वहां पर आ जाते हैं। राजेंद्र कहता है, बहन जी, आप नाराज ना हो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं हैं। सुधा कोट उतार कर वापस कर देती है। तब मोहन की माँ कहती है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तेरे बेटे की उतरन मेरा बेटा नहीं पहनेगा, इसे तू ही रख। यह कहकर वह मोहन को लेकर वहां से चली जाती है। सुधा को बहुत बुरा लगता है। वह उस कोट को वहीं पर फेंक देती है और सब घर आ जाते हैं। घर आकर सुधा रोने लगती है तो राजेंद्र कहता है, नए साल के दिन रोना नहीं चाहिए, मैं तुम सबके लिए मिठाई लाया था, चलो वह खाते हैं। तीनों उदास मन से मिठाई खाते हैं और बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अगले दिन मुकुल घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहां मोहन आता है और कहता है, दोस्त, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुकुल कहता है, कोई बात नहीं। दोनों साथ खेलने लगते हैं। नए साल पर नया दोस्त पाकर मुकुल बहुत खुश रहने लगा। मोहन हर रोज उसके पास खेलने आने लगा। एक दिन मोहन और उसके माता पिता कहीं घूमने गए। जब वे वापस आ रहे थे तभी रास्ते में अचानक मोहन के पिता की तबीयत खराब हो गई। रात का समय था और उनका घर कुछ दूर था। उन्हें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। मोहन के पिताजी वहीं जमीन पर लेट गए। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मोहन की माँ उनके पास बैठकर रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहन ने कहा, माँ, तुम पिताजी का ध्यान रखना, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। वे किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसे मुकुल का घर दिखाई दिया। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज सुनकर सुधा ने दरवाजा खोला तो मोहन ने रोते हुए कहा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है,
वे ठंड में सड़क पर लेटे हुए हैं, हमारी मदद करो। सुधा, राजेंद्र और मुकुल तीनों उनके पास पहुंचे। राजेंद्र मोहन के पिता को सहारा देकर अपने घर लाया और उन्हें कंबल से ढक दिया। सुधा ने उनके पास कुछ लकड़ियां जला दी। मोहन और उसकी माँ रो रहे थे। तब सुधा ने कहा, बहन, आप चिंता ना करें, इन्हें ठंड लग गई है, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। राजेंद्र उनके पैर मलने लगा। सुधा ने अपने सारे कंबल उनके ऊपर डाल दिए। कुछ देर बाद मोहन के पिता को होश आ गया। तब सुधा ने उन्हें चाय बनाकर दी, जिसे पीकर वे बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ देर वे आग के पास बैठे, तभी सुधा ने कहा, बहन जी माफ करना, मैंने अपने फटे पुराने कंबल आपके पति को दे दिए। यह सुनकर मोहन की माँ रोने लगी और बोली, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। यदि आप आज हमारी मदद नहीं करते तो ना जाने क्या हो जाता। मैंने उस दिन आपसे बुरा बर्ताव किया, फिर भी आज आपने हमारी मदद की। आपके सामने मैं अपने आप को गरीब महसूस कर रही हूँ। तब सुधा ने कहा, मैं तो ये सब कब का भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। उस दिन से दोनों परिवार एक दूसरे के घर आने जाने लगे और अब मोहन और मुकुल पक्के दोस्त बन गए थे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। राजेश और कविता एक शहर में रहते थे। उनका एक बेटा था, अमित, जो कि एक कंपनी में इंजीनियर था। एक दिन राजेश जी सुबह सैर पर गए। वहां उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त अमन से हुई। अरे राजेश, तुम यहाँ कैसे? काफी सालों बाद तुमसे मिलना हुआ। मैं तो यहीं पास में ही रहता हूँ। मैं तो रोज सुबह घूमने आता हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं कभी कभी आता हूँ। चलो, मेरा घर पास में ही है। राजेश अमन को घर ले आता है, जहाँ उसकी मुलाकात अमित से होती है। अमित को देखकर अमन बहुत खुश होता है। भाई, अपना अमित तो बहुत बड़ा हो गया। मैंने तो इसे बचपन में देखा था। हाँ, अब एक बहुत बड़ी कंपनी में ये इंजीनियर है। अगर इसकी शादी करनी है तो मेरी नजर में एक लड़की है। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? बात आगे बढ़ती है। अमन, कविता और अमित को लड़की पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में अमित और स्नेहा की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद स्नेहा परिवार के लिए पहली बार खीर बनाती है। अमित नौकरी पर गया था। सुनिए जी, बहू ने पहली बार खीर बनाई है, आप इसे नेक दे देना। बहू, तुमने तो बहुत ही मजेदार खीर बनाई है। क्या स्वाद है, वाह! ऐसी खीर तो तुम रोज बनाया करो। अमित यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। पापा जी, मैंने उनके लिए खीर अलग से रख दी है और मैं आपके लिए रोज खीर बना दिया करूँगी। राजेश स्नेहा को कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। कविता भी उसे सोने के कंगन दे देती है। शाम को जब अमित आता है तो स्नेहा उसे भी खीर देती है, लेकिन थोड़ी सी खीर खाकर अमित उसे छोड़ देता है। बेटा, बहू ने पहली बार खीर बनाई है, तू इसे ऐसे ही छोड़ रहा है? लेकिन माँ, ये तो बिल्कुल फीकी है। माँ जी, मैंने इनके लिए अलग से खीर निकाल दी थी, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से सेहत खराब हो जाती है, इसीलिए इनके लिए खीर अलग से निकाल दी है। अमित खीर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन स्नेहा अपने सास ससुर के लिए खीर बनाने लगती है। पूरा परिवार बहुत खुशी खुशी समय बिता रहा था। एक दिन अमन राजेश से मिलने आया। अरे राजेश, तुम बहुत दिनों से सैर के लिए नहीं आए। मैं तो तुमसे मिलने आ गया, लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बहुत ही कमजोर लग रहे हो। और अभी मैंने भाभी को भी देखा, वो भी बीमार सी लग रही हैं। हाँ भाई, अमित की शादी के बाद से हमारी सेहत ठीक नहीं है। हम दोनों डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन कोई बीमारी समझ नहीं आ रही है। भाई, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, मैं अमित से कहता हूँ, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा। अमन अपने घर चले जाता है। एक दिन स्नेहा की माँ उससे मिलने आई। स्नेहा उन्हें अपने कमरे में ले गई। कविता अपनी समधन के लिए नाश्ता लेकर बहू के कमरे की तरफ चल देती है, लेकिन कुछ आवाज सुनकर वो रुक जाती है। माँ, तुमने जो दवा दी थी, मैं रोज खीर में मिलाकर अपने सास ससुर को दे रही हूँ। वह दवाई खत्म होने वाली है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। स्नेहा की माँ उसे दवाई दे देती है। कविता जी ये सब सुनकर दंग रह जाती हैं। वे वापस आकर अपने कमरे में चली जाती।
और राजेश को सारी बात बता देती हैं। क्या इस सब में अमित भी शामिल है? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं मौका देखकर बातों बातों में उससे पता करती हूँ। यहां हमारी जान पर बनाई है और तुम अभी भी रिश्ते देख रही हो। शाम को राजेश अमित से बात करते हैं। अमित, तुम्हें हम पसंद नहीं है तो बता देते, हम दोनों घर छोड़ देते। अपनी पत्नी से जहर दिलवा कर धीरे धीरे क्यों मार रहे हो? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक मिनट रुकिए। स्नेहा, इधर आओ। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ ने मुझे भड़काया था कि मैं इन दोनों को रास्ते से हटा दूं, फिर अकेले मजे से रहूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे माँ बाप को मारना चाहती थी। चलो निकलो यहाँ से अपनी माँ के घर जाओ। तुम मेरी पत्नी ना होती तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर देता। स्नेहा अपने सास ससुर के पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी अपनी माँ की बात नहीं मानूंगी, उनसे बात भी नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यही जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अमित, इसे माफ कर दे, ये आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। माँ, मैं इसे आपके साथ नहीं रख सकता। ये अपने घर जाएगी। बेटा, इसे गलती का एहसास हो गया है, इसे माफ कर दे। राजेश और कविता के कहने पर अमित स्नेहा को माफ कर देता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।